बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैर व आफियत से होंगे। पेश खिदमत है 3 कहानियाँ 3 सबक। कहानी नंबर 1, मुतमईन रहने का फलसफा। सिक्योरिटी कंपनी वालों ने कुछ अरसे से हमारे मोहल्ले में एक नया सिक्योरिटी गार्ड तैनात किया था। वो एक नौजवान लड़का है जो अंदरून मुल्क से कराची अपनी रोजी कमाने के लिए आया है। वाजिबी सी तालीम है, बस इतनी कि उसे मोबाइल चलाना और मोटा मोटा हिसाब किताब करना आता है। अब्दुल्ला चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए हर दम चाको चौबंद दिखाई देता है। मोहल्ले वालों की हिफाजत के लिए पूरा दिन चौकन्ना और मुतहर्रिक यहाँ से वहाँ घूमता फिरता है। मोहल्ले में जो ही किसी भी घर का गेट खुले, अब्दुल्ला वहाँ बोतल के जिन की तरह हाजिर हो जाता है। दिन के औकात कार में तो कारोबार जिंदगी जारी होता है और गली में चहल पहल भी होती, लिहाजा उसका मुतहर्रिक और मसरूफ़ होना समझ में आता है। मगर आजकल जब अब्दुल्ला की रात की शिफ्ट चल रही होती है और इन दिनों जब कराची में सर्दी भी काफ़ी ज़्यादा पड़ रही है, तब सरमा की यख बस्ता हवाओं वाली तवील सर्द रातों में भी अब्दुल्ला इतना ही मुस्ताद और हशाश बशाश है। आजकल रात देर तक जारी रहने वाली शादियों से वापसी हो, तब भी अब्दुल्ला अपनी कुर्सी पर ऊँघता या सर्दी और थकान से झूमता नज़र नहीं आता। उसके लिए रात भी दिन ही निकला होता है। हम सोचते हैं कि इन सिक्योरिटी गार्ड्स के लिए गर्मियों के मौसम में दिन की ड्यूटी और सरमा के मौसम में रात की ड्यूटी कितनी दुश्वार होती होगी। आखिर को ये भी तो बंदा बशर हैं, मौसम की सख्ती में इन्हें कितनी दिक्कत और परेशानी उठानी पड़ती होगी। जब अब्दुल्ला से पूछा कि आजकल इतनी सर्दी है, तुम्हें रात को ड्यूटी तो ख़ास तकलीफ़ दे लगती होगी, तो अब्दुल्ला ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, सच सच बताऊं तो पहले पहल तो मुश्किल लगती थी, आदत भी नहीं थी और इतनी सर्दी में पूरी रात जागने की हिम्मत भी नहीं होती थी। लेकिन फिर मैंने अल्लाह से कहा, मालिक जब तूने मुझे ये रोज़ी दी है तो इसे हलाल करने की हिम्मत और तौफीक भी अता फरमा। बस उसके बाद तो अल्लाह के करम से आसानी ही आसानी हो गई। मोहल्ले में सभी मेरा ख्याल करते हैं। एक साहिब ने ये चमड़े की मोटी जैकेट लाकर दे दी तो किसी ने गर्म शाल दे दी कि अब्दुल्ला तुम रात भर हमारे लिए जागते हो तो हमारी भी जिम्मेदारी है कि तुम्हारा ख्याल रखें। कभी देर रात में किसी का गेट खुलता है और आवाज़ आती है, अब्दुल्ला चाय ले लो। कभी कोई साहिब देर रात घर आते हुए गाड़ी की खिड़की में से गरम गरम मूंगफली का लफाफा पकड़ाते हुए कहते हैं, लो अब्दुल्ला सर्दी बहुत है, गरम गरम मूंगफली खाओ, तुम्हारे लिए ख़रीदी है। तबीयत ख़राब हुई तो किसी बाजी ने यखनी का प्याला लाकर दे दिया, किसी ने सुबह सवेरे उबले हुए अंडे भिजवा दिए। बड़ा शुक्र है अल्लाह का, मैं आप लोगों का ख्याल रखता हूँ और वो मेरा ख्याल रखता है कि उसने आप सब के दिल मेरे लिए मोम कर रखे हैं। कभी कभी कोई एक बज़ाहिर आम सा जुमला बहुत गहरी बात समझा देता है। हमें बहुत सी बातें किताबों में पढ़ने से इतना समझ में नहीं आती जितना ज़िंदगी को बरतने के किसी अमली तजर्बे या अमली मिसाल को देखकर पूरी वजाहत के साथ समझ में आ जाती हैं। हलाल रोज़ी की बरकत, अपने फ़राइज़ दयानतदारी और खुश खुल्की से निभाना और सबसे बढ़कर हर हाल में अल्लाह से रुजू रहते हुए उसी से मदद मांगना। हम इन मौज़ूआत पर कितने ही मज़ामीन पढ़ चुके हैं, ज़बानी कलामी कितने ही दर्स दे चुके हैं, लेकिन अब्दुल्ला की रोज़ी हलाल करने की अमली मिसाल और उसके कहे हुए ये चंद जुमले उन सब पर भारी हैं। कहानी नंबर 2, जॉइंट फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाले सभी संजीदा अफराद इस कहानी को ज़रूर सुनें। एक औरत सुबह उठी, फ्रिज में पड़े अंडे उठाए, नाश्ता बनाया, खुद खाया, शौहर को दिया। शौहर अपने काम पर चला गया, औरत अपने काम पर चली गई। चंद घंटों बाद शौहर ने बीवी को फ़ोन करके कहा कि घर पे थोड़ा सा मसला हो गया है, तुम आज सीधी अम्मी की तरफ चली जाना, मैं मामला निपटा कर तुम्हें ले आऊँगा। बीवी ने पूछा कि क्या मामला है, तो शौहर टाल गया, लेकिन बीवी के इसरार करने पर उसने बता दिया कि सुबह जो तुमने फ्रिज से अंडे लेकर बनाए थे वो अम्मी ने बाजी के लिए मंगवा कर रखे थे। अम्मी को लगता है कि तुमने वो जानबूझकर उठाकर इस्तेमाल किए हैं। अम्मी थोड़ी नाराज़ हैं, तुम अपनी अम्मी की तरफ चले जाना, मैं घर जाकर मामला सुलझा कर तुम्हें शाम तक ले आऊँगा। लेकिन औरत ने शौहर की बात न मानी, जॉब से सीधी घर गई। जाते हुए 1 दर्जन अंडे लेती हुई घर पहुंच गई।
घर पहुंचकर अंडे ले जाकर सास के सामने रखे और कहा कि इन अंडों की वजह से आपने झगड़ा खड़ा किया है ना, 2 उठाए थे, 12 लेकर आई हूँ। शौहर भी ये सब सुन रहा था। सास ने बेटे को आवाज़ दी और कहा कि देखो, इसने अंडे लाकर मेरे मुंह पर मारे हैं। आज तो तुमने अपनी आंखों से देख लिया कि ये हमारे साथ कितनी बदतमीजी करती है। तुम इसे अभी अभी फारिग करो। मामला बिगड़ता इस हद तक जा पहुंचा कि शौहर ने वहीं खड़े खड़े बीवी को एक तलाक दे डाली। 2 अंडों की वजह से एक घर टूट गया। कसूरवार कौन था? सास, जिसने बहू की इतनी सी बात पर फसाद बर्पा किया। शादीशुदा बहन, जो माँ को रोक ना सकी, समझा ना सकी। बीवी, जिसने शौहर को अपने तरीके से मामला हल ना करने दिया। या फिर वो शौहर जो बिलाखिर माँ के दबाव में आकर इतनी सी बात पर तलाक दे बैठा। इस सब पर कैसे काबू पाया जा सकता है? देखिए, नंबर 1, सास बड़ापन दिखाती, अंडे दोबारा मंगवा लेती। नंबर 2, बहन माँ को किसी ना किसी तरह ठंडा कर लेती। नंबर 3, शौहर माँ की बात को हल्के फुल्के अंदाज में नज़रअंदाज करके फ़ोन पर ही समझा देता कि कोई बात नहीं, अगर मेरी बीवी से इतनी सी गलती हो गई है तो छोड़ें, 2 अंडे ही तो हैं, मंगवा लें, और बीवी को फ़ोन ना करता। नंबर 4, बीवी इसको अना का मसला ना बनाती, शौहर की बात मानकर माँ के घर चली जाती, या ससुराल जाकर खामोशी इख्तियार कर लेती, या सास से माजरत कर लेती और कहती कि अम्मी मुझे पता ही नहीं चला, वगैरह वगैरह। नंबर 5, शौहर किसी ना किसी तरह अपने असाब को काबू में रख लेता, बीवी से नाराज़ हो जाता, उसे कुछ दिन माँ के घर भेज देता, लेकिन ये इंतहाई कदम ना उठाता। हमारे मुआशरे में हमेशा नहीं तो अक्सर झगड़े 2 अंडों जैसी ही बेमोल चीज़ों से ही शुरू होते हैं। फिर अना, ज़बान की तेज़ी और गुस्सा, मामला, ये सारी चीज़ें तलाक तक पहुँच जाती हैं। ये मामलात बिगाड़ने में जो लोग शामिल होते हैं, उन्हीं में से किसी एक की ज़रा सी कोशिश, थोड़ी सी मामला फहमी, दूर अंदेशी और अना पर समझौता घर टूटने से बचा जा सकता है। बस जब भी कोई ऐसा मामला पेश आए तो समझें कि मैं ही वो वाहिद इंसान हूँ जो इस मामले को सुलझा सकता हूँ। लिहाजा अपना मुस्बत किरदार अदा करने की हर मुमकिन कोशिश करें और नस्लों को बर्बादी से बचा लें। कहानी नंबर 3, सदियों पुराना किस्सा है कि बदकिस्मती से किसी गांव के नीम हकीम एक शादीशुदा औरत, जिसके हुस्न के चर्चे थे, उसकी जुल्फ़े गिरागीर के असीर हो गए। उसकी चश्मे कातिल के तीखे वर्मे ने हजरत के लोहे जैसे दिल में सुराख कर दिया और उस पर लट्टू हो गए। शादी ब्याह और मेलों ठेलों में ढोल बजाना औरत के ख़ानदान का पेशा था। वो कभी दवा दारू के लिए नीम हकीम के पास जाती तो वो बड़ी दिलचस्प और तफसील से उसकी नब्ज़ चेक करते और मलफूफ अल्फाज में अपना हाल दिल भी ज़रूर सुनाते। उसका बच्चा भी जब कभी हजरत के सामने आता तो वो उसे चुपके से कहते, तुम्हारी माँ का क्या हाल है, उसे मेरा सलाम कह देना। खुश शक्ल खातून ने बड़ा अरसा सलाम बर्दाश्त किए, मगर जब उसकी खैरियत के मुतल्लिक नीम हकीम ज़रूरत से ही ज़्यादा फ़िक्रमंद रहने लगे तो उसने अपने खावंद को उनकी तशवीश से आगाह कर दिया। इस संगीन मसले पर ढोल बजाने वाले ख़ानदान के मर्दों का एक अजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें हज़रत की सेहत कामिला के लिए दुआ की गई और उनके दर्द दिल के इलाज के लिए मुख्तलिफ़ तरीक़ों पर गौर व खौज़ के बाद एक जौहर ज़ारे शिफा उसलूब फ़ाइनल हुआ। तयशुदा इलाज के मुताबिक खामद ने अपनी ज़ौजा से कहा कि वो हज़रत को पैगाम भिजवा दे कि उसका खामद आज घर पर नहीं, लिहाजा रात का खाना झुग्गी फ़कीरा में तनावुल फरमाएँ। नीज़ इस मुबारक मौके से फ़ायदा उठाते हुए बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख़याल भी हो जाए तो कोई मज़ायका नहीं। औरत ने तयशुदा शेड्यूल के मुताबिक पैगाम भिजवाया तो हज़रत खुशी से लालो लाल हो गए। तीर निशाने पर बैठा था, चुनाचे 2 घंटे की जान तोड़ तैयारी में आपने खसाब को जीनत रीश मुबारक बनाया, आँखों में वाफर मिकदार में सुरमा लगाया और कान में इतर में डूबी हुई रुई ठोंस कर खरामा खरामा कुए यार की तरफ रवां हो गए। दिलपजीर महबूब ने नीम हकीम का गर्म जोशी से इस्तकबाल किया और उन्हें एक कमरे में तशरीफ़ रखने को कहा। ऐन उस वक्त दूसरे कमरे में ख़ानदान के मर्दों पर मुश्तमिल जालिम समाज का डंडों से मुसल्ला एक टोला बरामद हुआ। उन्होंने औरत को छत पर जाकर ढोल बजाने को कहा। मरासियों के घर में ढोल बजाने की रिहर्सल मामूल की बात थी, चुनाचे अहले देहात को हालात की संगीनी का इदराक ना हो सका।
ادھر ظالم سماج کے ٹولے نے حضرت کی ڈنڈوں سے سیوا شروع کر دی۔ انہوں نے بے ساختہ ڈھول کی تھاپ پر رقص کا آغاز کر دیا۔ آپ بہت چیخے چلائے مگر ان کی آواز ڈھول کی دل فریب دھنوں میں دب کر رہ گئی۔ المختصر، جب سیوا کرنے والے ٹولے نے حضرت کو گھر سے باعزت رخصت کیا تو ان کا انگ انگ ڈھول بجا رہا تھا اور نیم حکیم نیم جان ہو چکے تھے۔ حسب توقع مراسیوں کی ڈنڈا ڈولی تیر بہدف نسخہ ثابت ہوا اور حضرت کو عشق جیسے موذی مرض سے نجات مل گئی۔ تاہم اس علاج کا سائیڈ افیکٹ یہ سامنے آیا کہ وہ مستقل طور پر ایک نفسیاتی عارضے میں مبتلا ہو گئے۔ نیم حکیم جب بھی کہیں ڈھول کی آواز سنتے تو ان کا تراہ نکل جاتا اور آپ خوف سے جرجری لے کر فرماتے کہ اوہ آج پھر کوئی مسکین پٹ رہا ہوگا۔ اس کہانی کا سبق یہ ہے کہ پرہیز علاج سے بہتر ہے۔